हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखिए, हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 1 क्लास 2 करके आपका एनसीईआरटी का जो 6 to 8 की जो बुक है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका पहला आपका क्लास है और क्लास 6 का चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, पूर्णिमा के बारे में दिया हुआ है कि जब आप पूर्ण चांद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाले रात जो है ये पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। और ये नए चंद्रमा की जो रात्रि है उससे अमावस्या होती है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आसमान साफ कब रहता है तो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, और जिसमें यानी पूरा चंद्रमा दिखता है ना। देखिए, चंद्रमा इस तरीके से पूरा गोल दिखता है, तो उस दिन क्या होता है तो आपका पूर्णिमा होता है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। तो आपको जैसे कि पता है कि इसमें क्या होता है ना कि सूर्य की जो इतना तेज प्रकाश होता है ना, जिसके कारण जो होता है रात के समय जो चमकने वाली जो वस्तु होती है उसको हम लोग जो है दिन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा जो जैसी होगी तो उसकी भी अपनी रोशनी होती है, लेकिन आपका जो सूरज का जो तेज प्रकाश है उसके सामने जो है इसकी जो रोशनी है चंद्रमा का वो दिखाई नहीं देती। तो इसलिए हमें जो है ये रात के समय ये टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ देखिए, सूर्य चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोल पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड किसको कहते हैं तो आपका जो भी आसमान में रात के समय चमकता है, जिसमें सूर्य चंद्रमा हो गया या जो भी वस्तुएं होती है उसको खगोलीय पिंड कहते हैं हम लोग। तो कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार के होते हैं और तथा गर्म होता है, और उसमें क्या होता है तो उसमें गैस होता है, और इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा हम लोग किसको कहते हैं, खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। इसमें क्या क्या रहता है अगर पूछा जाए तो गैस रहता है, ये काफ़ी गर्म होती है, बड़े आकार में भी होता है, और इसका अपना प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। ठीक है, तो सूर्य क्या हुआ तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। यहाँ देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वो अत्यंत छोटे दिखाई दे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आपका एक सूर्य के जैसा ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर है, इसलिए जो है हमें ये छोटा दिखाई देता है। तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो ये तो हमें पता है कि हवाई जहाज जो जितना छोटा दिखाई देता है वो हकीकत में बहुत बड़ा रहता है, लेकिन दूर होने के कारण वो छोटा दिखाई देता है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के भिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और ये नक्षत्र नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अस्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जैसे कि रात के समय जो है तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध, जैसे कि हम देख सकते हैं कि तारों जो होता है ना वो अलग अलग समूह में रहता है, और जब वो समूह में रहता है ना तो वो एक तरह का आकृति दिखाई देता है। कभी वो जो है हमें खटिया की तरह दिखाई देता है, कभी कुछ और दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आकृति का बना हुआ रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो इसमें अर्सा मेजर जो बिग बियर है ना, तो ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। जैसे कि सप्तऋषि सप्तऋषि के बारे में आप जानते होंगे कि ये 7 तारों का एक समूह होता है, और इसी को हम लोग ये अर्सा मेजर का एक भाग है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। और अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारे ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बहुत तारे होते हैं, ग्रह होते हैं। तो ये हम जो हमारे बड़े होते हैं ना उनसे अगर हम पूछे कि हमें आसमान में हर चीज़ ये दिखाइए, तारा दिखाइए या फिर ग्रह दिखाइए, तो इस तरीके से
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, जैसे कि आपको पता है कि ये जो तारे, जैसे कि हम लोग वो सप्तऋषि देखते हैं ना, तो उससे हम लोगों को क्या होता है ना, दिशा का पता चलता है। तो ये आपका प्राचीन समय में हम लोग जो है रात के समय आपका इन्हीं तारों को देख के, इन्हीं तारे को देख कर जो है दिशा का हम लोग अनुमान लगाते थे। तो इसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि के सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, और उत्तरी तारा को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये एक ही स्थान पे रहता है, ध्रुव तारा, और सप्तऋषि की सहायता से जो है हम लोग ध्रुव तारा की स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जैसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेटेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्रकाश करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि कुछ जैसे कुछ खगोल पिंड ऐसा होता है ना जिसका अपना प्रकाश होता है, और उस पर कुछ अपना प्रकाश होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। तो ये जो रहता है ना मतलब तारा और सूर्य की जो प्रकाश होती है ना, उससे ये प्रकाशित होता है। तो ऐसे पिंड जो है ये क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। और ग्रह, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं। तो जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर जो घूमता है। तो जिस पर हम रहते हैं ये क्या है? जैसे कि आपको पता है कि अर्थ क्या है? ये भी एक तरह का तारा है। ठीक है, अर्थ पृथ्वी क्या है? ये भी एक तरह का ग्रह है। तो ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो रहता है किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से प्राप्त करता है। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा क्या है? तो ये आपका सूर्य है, और इसी का ऊष्मा से यह पृथ्वी जो है प्रकाशित होती है। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर पृथ्वी को हम लोग बहुत दूर से देखें तो जैसे चंद्रमा से देखने पर, तो ये क्या कैसे दिखाई देता है? चंद्रमा की तरह जो है चमकती हुई प्रतीत दिखाई देती, यानी चमकती हुई आपको दिखाई देगी। समझ में आया क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है, ऐसे ही अगर पृथ्वी को दूर से देखा जाए तो पृथ्वी भी जो है ना ये चंद्रमा के जैसा ही चमकता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। आप क्वेश्चन जो है कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐसे करके दिखाते हैं हम। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये देखिए कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने पर, यानी एक बार पूरा घूमने पे कितना दिन लगता है? तो जैसे 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन जो है आपका 59 दिन लगता है। ठीक है, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन क्या होता है? मतलब कि जैसे कि आपका पृथ्वी है, जब वो अपने अक्ष पर घूमता है तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और जब वह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो इसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बुध अगर सूर्य के चारों ओर अगर एक परिक्रमा करता है, तो कितना लगेगा? 88 दिन लगेगा। लेकिन ये अपने ही अक्ष पर जब घूमता है तो इसको कितना लगेगा? 59 दिन लगेगा। इसी तरह शुक्र जो है ना, शुक्र को अगर वो परिक्रमण करता है तो 255 दिन लगता है। अगर वो अपने ही अक्ष पर अगर घूमता है तो देखिए 283 दिन लगेगा। तो इसी तरह पृथ्वी का आप देखिए तो 365 दिन लगेगा, और अगर अपने ही अक्ष पर वह घूर्णन करता है तो कितना लगता है? 1 दिन लगता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों और मंगल को कितना दिन लगता है आप देख सकते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन में कितना लगेगा ये भी देखिए। और चंद्रमा की संख्या मंगल पे कितना है? तो 2 है। ठीक है, देखिए आंतरिक सूर्य के बहुत नज़दीक है आपका मंगल, और ये चट्टानों से बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे जो सूर्य से जो बहुत दूर होता है ना, बहुत बड़े आकार के होते हैं, और ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है,
और आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? तो सूर्य का नज़दीकी, सूर्य का नज़दीक कौन है? जैसे कि आप देख सकते हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर ग्रह है। तो ये चार जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह किससे बना हुआ रहता है? चट्टान से बना हुआ रहता है। फिर जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनियस हो गया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बृहस्पति, फिर आपका यूरेनस, शनि है, और ठीक है, और इधर नेपच्यून है। ठीक है, तो ये चार जो रहता है ना, इसको हम लोग ब्रह ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से बहुत ही दूर रहता है, बहुत ही बड़ा आकार का रहता है। ये किस चीज़ इसमें किस क्या रहता है? तो गैस और तरल पदार्थ रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपच्यून में चंद्रमा की संख्या कितना है? 13 है। यूरेनस में चंद्रमा की संख्या कितना है? 27 है। ठीक है, और जैसे कि शनि है, शनि में आपका चंद्रमा की संख्या कितना है? 53 है। और आप बृहस्पति में भी देख सकते हैं, इसमें भी आपका चंद्रमा की संख्या जो है 53 है। यानी बृहस्पति और शनि में सबसे ज़्यादा जो है आपका चंद्रमा की संख्या रहेगा 53। बाकी को कितना साल लगता है परिक्रमण में और कितना घूर्णन में लगता है, आप देख सकते हैं एक बार इसको। लेकिन यहाँ से इतना डीपली क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस ग्रह में जो है सबसे ज़्यादा आपका चंद्रमा है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो रहता है एक तरह का उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहता है। तो सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल जो है ये आपका जैसे कि सूर्य हो गया, फिर 8 ये जो ग्रह है, उपग्रह है, जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड हो गया, ये सब मिलकर जो आपका सौर मंडल का निर्माण करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। जैसे कि आपका जिसका मुख्य क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैन ऑफ द हाउस, जो हमारे फादर होते हैं वो मैन ऑफ द हाउस होते हैं, लीडर होते हैं घर के। तो इसी तरह के सौर मंडल में का मुख्य कौन होता है? तो ये आपका सूर्य होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि क्या बोल रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, मतलब सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। ये बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना रहता है। इसका खिंचाव जो रहता है बल, इससे इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। इसके अलावा सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का जो रहता है एकमात्र स्रोत है। तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, यानी सूर्य जो है ना, जैसे कि तारा से भी नज़दीक है। ठीक है, इसलिए हमें सूर्य दिखाई देता है और आपका तारा जो है नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन तारा मतलब चंद्रमा से बहुत नज़दीक है, लेकिन भी ये बहुत दूर में है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो कितना किलोमीटर दूरी पे है? तो 15 किलोमीटर आपका दूरी पे है। अगर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों का ग्रह है। तो जैसे कि पता है कि हम लोग का ग्रह कितना है? तो 8 ग्रह है, जिसमें आप देख सकते हैं 4 जो रहता है आंतरिक होता है, 4 जो रहता है ग्रह होता है, बाहर का रहता है। तो जो आंतरिक में आपका रहता है वो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। जो बाहर की जो ग्रह होती है उसमें बृहस्पति होती है, शनि होती है, यूरेनियस होती है, नेपच्यून होती है। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एम से हो गया आपका मार्स, बी से इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, और खैर हम लोग को हिंदी से में याद करते हैं कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। तो यहाँ पे देखिए
इंग्लिश से दिया हुआ है कि हम लोग इसको इंग्लिश से ही याद कर सकते हैं, हिंदी में तो नहीं दिया हुआ है। तो आप इंग्लिश वाला वर्ड याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या क्या है। जैसे कि एम है, तो एम से क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। फिर वेनस हो जाएगा, फिर अर्थ हो जाएगा इसे, फिर एम से मार्स हो जाएगा, फिर आपका जे से आपका जुपिटर हो जाएगा, एस से आपका सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस हो जाएगा, और एन से नेपच्यून हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो रहता है ना एक निश्चित पथ पर, जैसे कि ये सूर्य है और चारों तरफ आपका देख सकते हैं ये आपका ग्रह है, और ये अपने ही जो अक्ष होता है ना उस पे ये मतलब अपने ही ये पे ये घूमते रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहलाते हैं। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है ये तो हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ये हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं हम लोग। तो याद रहना चाहिए कि शुक्र को कहते हैं, या शुक्र का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकार और आकृति जो रहती है ना ये लगभग जो रहता है पृथ्वी के ही समान है, इसलिए कहते हैं। देखिए अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो है तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ये क्या कहा जाता है, बौने ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोगों का पृथ्वी है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सारा चीज़ डिस्कस करनी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका एसएसटी सोशल साइंस जो है ये ऑलरेडी एक बोरिंग सब्जेक्ट है, हमें इसे बोरिंग नहीं बनाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसको जो है अभी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, साथ में एमसीक्यू करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग एटलीस्ट 5 या 6 मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।